प्रकृति दूर से देखने में कितनी शांत और खूबसूरत लगती है ना। खास तौर पर जब हम किसी बगीचे में एक रंग बिरंगी तितली को फूलों पर मंडराते हुए देखते हैं, एकदम परिकथा जैसी फीलिंग आती है। ऐसा लगता है जैसे ये दुनिया का सबसे नाजुक और शांत जीव है। लेकिन आज के इस एक्सप्लेनियर में हम एक ऐसी अविश्वसनीय कहानी डिकोड करने जा रहे हैं जो किसी डार्क बायोलॉजिकल थ्रिलर से कम नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मेटामॉर्फोसिस यानी कायांतरण की। ये सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदलने की कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है। इसके पीछे एक बेहद क्रूर, खौफनाक और हैरान कर देने वाली सच्चाई छिपी है, जहां जिंदा रहने के लिए हर कदम पर मौत से लड़ना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं एक ऐसे सच से जो शायद आपको किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन लगे। क्या आप यकीन करेंगे कि अपने जीवन के ठीक बीच में ये कीट लिटरली पिघलकर 70% तरल यानी एक जैविक सूप में बदल जाता है। जी हाँ, मांसपेशियां, अंग, पाचन तंत्र, सब कुछ सेल्यूलर लेवल पर सब पूरी तरह से टूट जाता है और केवल 30% कोशिकाएं ही बाकी बचती हैं। ये कोई डरावना सपना नहीं है और ना ही कोई बीमारी। ये हर तितली के जीवन का एक बहुत ही नॉर्मल हिस्सा है। उस क्राइसालिस के घुप अंधेरे के अंदर पुराना शरीर पूरी तरह से नष्ट हो रहा होता है ताकि उसी लिक्विड मलबे से एक बिल्कुल नया जीव आकार ले सके। लेकिन अब सवाल ये है कि ये पूरी भयानक और अद्भुत प्रक्रिया आखिर शुरू कहाँ से होती है। चलिए थोड़ा माइक्रो लेवल पर चलते हैं, जहाँ दुनिया बिल्कुल अलग दिखती है। जरा सोचिए, एक नवजात कैटरपिलर जो अंडे से निकलते समय सिर्फ कुछ मिलीमीटर लंबा होता है, उसके लिए एक साधारण सा पत्ता भी किसी फुटबॉल मैदान जितना बड़ा और अंतहीन होता है। जन्म लेते ही इसका सिर्फ एक ही मकसद होता है, एक अथक मिशन, लगातार खाना। मतलब हर जागता हुआ घंटा सिर्फ और सिर्फ पत्ते चबाने में बीतता है। ये इतनी तेजी से और इतने बड़े पैमाने पर खाता है कि बहुत ही कम समय में इसका लक्ष्य अपने शरीर के वजन को 1000 गुना तक बढ़ाना होता है, लिटरली एक भूखी मशीन की तरह। लेकिन जाहिर है ये शुरुआत इतनी आसान नहीं होती। पहले 3 हफ्तों में खतरे लगातार बढ़ते जाते हैं और ये अस्तित्व की एक खतरनाक लड़ाई बन जाती है। पहले हफ्ते में कैटरपिलर सिर्फ खाता नहीं है, बल्कि वो पौधे के विषाक्त पदार्थों यानी टॉक्सिन्स को अपने अंदर जमा कर रहा होता है। ये एक सोची समझी रणनीति है, क्योंकि मादा तितली ने जानबूझकर अंडे देने के लिए एक जहरीला पौधा चुना था। दूसरे हफ्ते तक आते आते ये खुद इतना जहरीला हो जाता है कि शिकारियों के लिए एक सीधा खतरा बन जाता है। मतलब अगर कोई भूखा पक्षी से गलती से चख भी लेना तो वो तुरंत इसे थूक देगा। ये जहर ही इसका रक्षा कवच है। लेकिन जैसे ही तीसरा हफ्ता शुरू होता है, एक बिल्कुल नया, अदृश्य और कहीं ज्यादा भयानक खतरा सामने आता है, जिससे बचना लगभग नामुमकिन है। बाहर से देखने पर भले ही एक कैटरपिलर बिल्कुल स्वस्थ, गोलमटोल और शांति से पत्ते खाता हुआ दिखाई दे, लेकिन उसके शरीर के अंदर की सच्चाई आपके रोंगटे खड़े कर सकती है। प्रकृति में कुछ ऐसे शिकारी भी हैं जो सामने से वार नहीं करते। एक छोटी परजीवी ततैया यानी पैरासिटिक वॉस्प चुपके से आती है और कैटरपिलर के शरीर में अपने अंडे इंजेक्ट कर देती है। और सबसे खौफनाक बात, इस हमले का कैटरपिलर को एहसास तक नहीं होता। धीरे धीरे उसका अपना ही शरीर इन ततैया के लार्वा के लिए एक जीवित नर्सरी बन जाता है। ये लार्वा अंदर ही अंदर उसके फैट को खाते रहते हैं, लेकिन वे उसे तब तक जिंदा रखते हैं जब तक कि वे खुद बाहर आने के लिए तैयार न हो जाएं। एकदम साइलेंट और खौफनाक परजीवी हमला। अब जो कैटरपिलर किसी तरह इन सब खतरों से बच निकलते हैं, उनके जीवन में एक अचानक मोड़ आता है। इसे हम द केमिकल ओवरराइड कह सकते हैं। बिना किसी वार्निंग के कैटरपिलर के शरीर में एक रहस्यमयी रासायनिक संकेत, एक केमिकल सिग्नल दौड़ता है। ये सिग्नल इतना पावरफुल होता है कि ये उसके खाने की उस लगातार इच्छा को तुरंत रोक देता है। बस एक ही पल में खाने की वो मशीन एक बिल्डर में बदल जाती है। वो किसी सुरक्षित पौधे के तने या टहनी पर जाता है, अपने मुंह से एक मजबूत रेशमी पैड बुनता है, खुद को उससे लटकाता है और अपनी ही त्वचा को त्याग कर खुद को एक कठोर शेल में कैद कर लेता है। यहीं से शुरू होता है उस खामोश, अंधेरे और ठहराव का वो चरण जिसे हम प्यूपा या क्रिस्टैलिस कहते हैं। इस कठोर घोल के भीतर का घोर अंधकार एक बेहद हिंसक प्रक्रिया का गवाह बनता है। होता यह है कि कोशिकाएं कुछ खास तरह के एंजाइम छोड़ती हैं जो शरीर को अंदर से गलाना शुरू कर देते हैं। मांसपेशियां और टिश्यूज पूरी तरह से घुल जाते हैं। कैटरपिलर का जो आकार था वो पूरी तरह खत्म हो जाता है। अंग पिघलकर एक गर्म भूरे रंग के तरल में बदल जाते हैं। जी हाँ, वही 70% जैविक सूप जिसकी हमने पहले बात की थी। ये शरीर की कोई छोटी मोटी मरम्मत या रिमॉडलिंग नहीं है।
ये एक पूर्ण और विनाशकारी विघटन है। एक जीवित प्राणी जानबूझकर अपने ही शरीर को नष्ट कर रहा है। लेकिन सुनिए, विनाश के इस तरल सूप के अंदर प्रकृति का सबसे बड़ा और जटिल चमत्कार घटित होता है। यहीं पर इमेजिनल डिस्क नाम की कोशिकाओं का असली जादू शुरू होता है। ये कोशिकाओं के वे समूह हैं जो कैटरपिलर के शरीर में तब से मौजूद थे जब वो अंडे में था। वो जीवन भर पूरी तरह से निष्क्रिय रहे, लेकिन उनके पास एक वयस्क तितली बनाने के एकदम सटीक निर्देश थे। अब इस सूप के भीतर वो एक्टिव हो जाते हैं। ये क्लस्टर उसी घुले हुए लिक्विड का इस्तेमाल करके एक-एक करके बिल्कुल नए अंग बनाना शुरू करते हैं। जरा सोचिए, कैटरपिलर का जो हिस्सा कभी उसका तीसरा पैर था, उसी टिश्यू को रिसाइकिल करके अब एक विशाल और रंगीन पंख का निर्माण होता है। ये वास्तुकला और इंजीनियरिंग का एक ऐसा लेवल है जिसे इंसान आज तक पूरी तरह समझ नहीं पाया है। लगभग 2 हफ्ते तक चलने वाला ये घोर अंधकार और निर्माण का काम आखिरकार पूरा हो जाता है। जब क्राइसैलिस का आवरण फटता है तो एक नई तितली बाहर आती है। लेकिन ये जीत का पल होने के साथ साथ जीवन का सबसे नाजुक और कमजोर समय भी होता है। तितली को अपने गीले, मुड़े हुए और चिपके हुए पंखों में तरल पदार्थ पंप करने के लिए क्राइसैलिस के बचे हुए हिस्से से उल्टा लटकना पड़ता है। और इस 1 घंटे की प्रक्रिया का एक बहुत क्रूर नियम है। उसे किसी भी बाहरी मदद की ना तो जरूरत होती है और ना ही कोई मदद दी जानी चाहिए। अगर इस दौरान कोई जर्रा सा भी दखल देता है ना, तो उसके पंख हमेशा के लिए गलत आकार में सख्त हो जाएंगे और वो कभी उड़ नहीं पाएगी। ये जंग उसे बिल्कुल अकेले ही जीतनी होती है। इतने कड़े संघर्ष, इतने खतरों और शरीर को पूरी तरह से पिघलाकर दोबारा बनाने की इस लंबी और क्रूर अग्नि परीक्षा से गुजरने के बाद जो इनाम मिलता है वो सच में चौंकाने वाला है। एक वयस्क तितली के पास जीने के लिए आमतौर पर सिर्फ 2 हफ्ते का समय होता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, सिर्फ 2 सप्ताह। महीनों की तैयारी और मौत को मात देने के बाद मिली ये नई जिंदगी एक बहुत ही छोटी सी टाइम लिमिट के साथ आती है। और ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि इन 2 हफ्तों में कोई आराम या शांति है, बिल्कुल नहीं। जैसे ही नई तितली अपने पंख सुखाकर किसी खुले मैदान में अपनी पहली उड़ान भरती है, शिकारियों की एक पूरी फौज उसका इंतजार कर रही होती है। फूलों के रंगों में पूरी तरह से छिपे हुए प्रेइंग मैंटिस अचानक हमला कर सकते हैं। पत्तियों के बीच अजीब एंगल्स पर बुने गए मकड़ी के जाले एक अदृश्य ट्रैप की तरह काम करते हैं। और ऊपर आसमान से गोता लगाने वाले पक्षी तो हमेशा घात लगाए रहते हैं। इन सब से बचने के लिए तितली को लगातार अलर्ट रहना पड़ता है। और क्योंकि कैटरपिलर वाला चबाने वाला मुंह अब जा चुका है, वो एनर्जी के लिए पूरी तरह से अपने प्रोबोसिस यानी एक पतली सूंड पर निर्भर है, जिसके जरिए वो सिर्फ फूलों का लिक्विड रस पी सकती है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी और आम गलतफहमी को दूर करना जरूरी है। जब भी हम किसी बागीचे में 2 तितलियों को हवा में एक साथ गोल गोल उड़ते देखते हैं तो अक्सर उसे एक हवाई नृत्य या कोई रोमांटिक डांस समझ लेते हैं, है ना? लेकिन बायोलॉजी की सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। असल में ये एक हाई स्टेक्स एंड्योरेंस बैटल है, यानी सहन शक्ति की एक बहुत बड़ी लड़ाई। चूंकि तितलियों के पास लड़ने के लिए दांत या पंजे तो होते नहीं हैं, इसलिए वो अपनी स्पीड और स्टेमिना का इस्तेमाल हथियारों की तरह करती हैं। ये अक्सर 2 नर तितलियां होती हैं जो सूरज की रोशनी से भरी गर्म हवा के एक छोटे से हिस्से पर कब्जा करने के लिए लड़ रही होती हैं। वो अपनी बहुमूल्य और सीमित एनर्जी को जलाते हुए तब तक ऊपर उड़ते रहते हैं जब तक कि उनमें से एक हार मानकर गिर न जाए। जीवन के इस चरम बिंदु, जिसे हम द पीक ऑफ द आर्क कह सकते हैं, उस पर पहुंचने के बाद सबसे अहम जिम्मेदारी आती है। सफल संभोग के बाद एक मादा तितली को अपनी प्रजाति के भविष्य को सुरक्षित करने का सबसे जरूरी काम करना होता है। उसे उड़ते हुए दर्जनों पत्तों पर बैठना पड़ता है और अपने पैरों से उन्हें चखना पड़ता है। वो ऐसा इसलिए करती है ताकि वो एकदम सटीक और सही जहरीले पौधे को खोज सके जहां वो अपने अंडे देगी। ये सटीकता लिटरली जीवन और मृत्यु का सवाल है, क्योंकि ये तय करता है कि आने वाली पीढ़ी के कैटरपिलर के पास वही केमिकल डिफेंस और जहर हो जिसने उसकी माँ को पक्षियों से बचाया था। लेकिन हर कहानी, चाहे वो कितनी भी शानदार क्यों ना हो, आखिरकार एक अंत की ओर बढ़ती है। इस जीवंत और ऊर्जा से भरे जीवन का दुखद अंत अक्सर किसी बड़े शिकारी के हमले से नहीं होता, बल्कि ये एक बहुत ही छोटी सी संरचनात्मक दरार से शुरू होता है। उड़ते समय हवा के दबाव या किसी पत्ती से टकराने के कारण बाएं या दाएं पंख में एक छोटा सा मैकेनिकल क्रैक आ जाता है। ये दरार अक्सर जीवन के 8वें या 9वें दिन ही बनने लगती है। शरीर अपनी उड़ान को बैलेंस करने के लिए बची हुई एनर्जी को बहुत तेजी से खर्च करता है।
ये एक लगातार चलने वाला संघर्ष बन जाता है, तब तक जब तक कि एनर्जी पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती और पंख काम करना बंद नहीं कर देते। आखिरकार तितली का पतन उसकी अपनी ही नाजुक संरचना की टूट-फूट से होता है। अब अगर हम थोड़ा जूम आउट करें और एक व्यापक परिदृश्य पर नजर डालें तो प्रकृति की विशालता और भी हैरान करती है। आपको पता है, दुनिया भर में तितलियों की लगभग 19,000 प्रजातियां पाई जाती हैं और इनमें से कुछ के कारनामे तो बिल्कुल अविश्वसनीय हैं। उदाहरण के लिए पेंटेड लेडी नाम की तितली 10,000 किलोमीटर का एक विशाल और खतरनाक प्रवास तय करती है। ये रिकॉर्ड पर सबसे लंबा तितली प्रवास है जो कई महाद्वीपों और महासागरों को पार करता है। लेकिन इस पूरी जर्नी के बारे में जो बात सबसे ज्यादा झकझोरने वाली है वो ये है कि जो पीढ़ी ये यात्रा शुरू करती है वो कभी भी वापसी की यात्रा पूरी करने के लिए जीवित नहीं बचती। और यही बात हमें एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर लाती है जिसे एक पीढ़ीगत रासायनिक घड़ी या जेनरेशनल केमिकल क्लॉक कहा जा सकता है। आने वाली पीढ़ियां जो इस महाकाव्य जैसी यात्रा को आगे बढ़ाती हैं और आखिरकार वापस लौटती हैं, वो पूरी तरह से सेलुलर केमिस्ट्री द्वारा संचालित होती हैं। जरा सोचिए, उनके पास रास्ते का कोई नक्शा नहीं है, उनके दिमाग में कोई मेमोरी नहीं है और किसी का पीछा करने के लिए कोई गाइड भी नहीं है। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ उनके डीएनए और उन निर्देशों की वजह से मुमकिन होता है जो उसी तरल सूप में बुने गए थे जो उनके अस्तित्व में आने से महीनों पहले ही पिघल गया था। सच कहूं तो ये जीव विज्ञान की एक अकल्पनीय जीत है। आज के इस विश्लेषण के अंत में इन सभी तथ्यों को जानने के बाद ये एक सवाल हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या ये नाजुक सी दिखने वाली सुंदरता वास्तव में प्रकृति की सबसे लचीली और मजबूत मशीन है? अगली बार जब कोई तितली किसी बगीचे में आपके सामने से हवा के झोंके के साथ उड़ती हुई दिखाई देना, तो उस कोमल और धीमी फड़फड़ाहट के पीछे छिपी इस अविश्वसनीय, साहसी और क्रूर वास्तविकता को जरूर याद रखिएगा। वो केवल फूल पत्तियों पर मंडराने वाले सुंदर और नाजुक जीव नहीं है, वो अस्तित्व की सबसे बड़ी और खौफनाक जंग जीतने वाले बेजोड़ योद्धाएं हैं जो हर पल जीवन और मृत्यु के बीच झूलते हुए भी उड़ान भरते हैं।